आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज में। आज की बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में हुआ है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से फरार था असद। झांसी में हुआ था अतीक के बेटे का एनकाउंटर। असद के साथ शूटर गुलाम भी था। पुलिस की मुठभेड़ में गुलाम और असद का एनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूद का बेटा गुलाम झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया है और दोनों पर ही 5-5 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर में मारे जाने के बाद यूपी पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखें। उधर उमेश पाल की मां और पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ हुआ है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं आशुतोष। एक तरह से एक लंबा इंतजार भी किया है प्रयागराज की जनता ने भी, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी अतीक अहमद का जो पूरा आतंक रहा है, और उस आतंक में एक समय के बाद असद ने उस आतंक को, जिस समय अतीक अहमद जेल में था उसके बाद से असद ने ही उसे कई मोर्चों पर अंजाम दिया है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से असद ने जो है गैर मौजूदगी में अतीक के पूरी तरह से जो संस्थागत रूप ले चुका था, अतीक का जो है माफिया साम्राज्य, उसके संचालन की का काम किया था। और इस मामले में भी, उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी जानबूझ करके शाइस्ता जो उनकी पत्नी हैं, अपनी मां के कहने के बावजूद जो है अतीक ने जो है उसको इस शूट आउट में भेजा था। और यह बात स्थापित करने के लिए कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, माफिया के बाद माफिया का उत्तराधिकारी कौन होगा, बेटे को एक क्रूर माफिया बनाने के लिए उस हत्याकांड में शामिल कराया गया था। और पूरे लगभग 50 दिनों तक उत्तर प्रदेश के इतनी बड़ी पुलिस को जो है छकाते हुए वो घूम रहा था। पूरे मामले में कोई भी अभियुक्त पकड़ में नहीं आ रहा था। और यही कारण है कि जब उसका शूट आउट हुआ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इसके साथ प्रदेश की जनता ने जो है इसकी जो है पुलिस के तमाम जो एसटीएफ के लोग रहे हैं जिन्होंने इसकी छानबीन की थी और उसके बाद इनकाउंटर में मारा गया, उसकी तारीफ की है। और इस तारीफ के साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बैठक बुलाई है। और कहीं न कहीं जो ये आतंक अतीक का था, आतंक का साम्राज्य था, जिस तरह से बताया जाता है, आज ही जो है राजू पाल हत्याकांड के मामले में, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक और अशरफ, इन दोनों भाइयों को जो है कोर्ट में पेश किया गया था। 7-7 दिन की दोनों को रिमांड पर पुलिस ने लिया है आगे की और पूछताछ के लिए। इस पूछताछ में जो बचे हुए अपराधी हैं उनके ठिकाने कहाँ हैं और किस तरह से वो लोग भगे हुए हैं, उसकी भी जानकारी पुलिस प्राप्त करने की कोशिश करेगी। यही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में जिन पिस्तौल, विदेशी पिस्तौल और रिवाल्वर का इस्तेमाल किया गया था, वही आज भी उनके पास से जो है बरामद हुई है। और जब उसको अतीक अहमद को खबर मिलती है कि उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ है, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और बेहोश हो जाता है। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसको तोड़ने के बाद हम तमाम सारे जो है सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के सरकार की वाहवाही की जा रही है कि कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुखिया
सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में वचन दिया था उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं और इस कार्य करने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं जो है इन माफियाओं से मुक्ति की जो राह तलाश रही थी वह राह मिलती हुई आसान दिखाई दे रही है। जी आशुतोष, तकरीबन 45 दिन से ज्यादा समय से ये दोनों ही अपराधी फरार थे और वहीं यूपी एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश ने मीडिया से बातचीत में इस बात को भी कहा कि असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की उसके बाद जवाबी कार्रवाई में वे दोनों मारे गए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ का जो दल था वो चाहता था कि जिंदा वो पकड़े जाएं। जिंदा पकड़े जाने की पुलिस की जो है सफलता जो है कहीं ज़्यादा महत्व रखती है। जिंदा वो होते उनके खिलाफ आरोप तय होता, उनके खिलाफ चार्जशीट लगती, एक नज़ीर बनती कि अगर आपने उत्तर प्रदेश के कानून को, भारतीय कानून को अगर अपने हाथ में लिया है तो किस तरह से आपको जेल में पड़े रहना पड़ सकता है, आपके खिलाफ क्या अभियोजन हो सकता है और अदालत उनको जो है क्या सज़ा देती। तो निश्चित रूप से पुलिस ये चाहती थी कि वो पकड़े जाएं और उनको जिंदा गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये दुर्दांत अपराधी थे। इन्होंने कभी कानून व्यवस्था को नहीं माना था, कभी पुलिस के इकबाल को नहीं माना था, कभी सरकार के इकबाल को नहीं माना था। तमाम सारा इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण रहा, जिसको लेकर के ये भ्रमित थे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इनको वैसे ही लेगी और यही कारण है कि वो पुलिस दल पर जो है गोली चलाते हैं। बचाव में पुलिस भी फायरिंग करती है और निश्चित रूप से भले ही उनके हथियार जो है विदेशी थे, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ जो है उसके वेपन्स भी अच्छे होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग होती है और वो मारे जाते हैं। जी रिपोर्ट। आइए यूपी एसटीएफ ने क्या कहा है, उनके चीफ ने क्या कहा है, ये भी सुनते हैं। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। दोनों अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। यूपी एसटीएफ चीफ ने भी ये बताया कि किस तरह से दोनों ही अपराधियों के पास जो असलाहा था उसको देखते हुए भी और ये असलाहा आशुतोष जिस समय ये फरार रहे हैं, दिल्ली में भी जिस समय कुछ दिन तक रहे उनके पास इस तरह के असलाहा मौजूद थे। देखिए, असलाहा इनके पास हमेशा से मौजूद रहा, साथ साथ ये असलाहा रखते थे। दिल्ली में जब मौजूद थे तो इनको हर समय जो है जो इसका पूरा रैकेट था वो हमेशा सपोर्ट करता था। उसमें कुछ लोग जानते थे कि इनको कब कहाँ रुकना है, कितने पैसों की ज़रूरत होगी, मेरठ से इनको पैसों की आपूर्ति की जाती है, कब ये भूटान तक चले जाते हैं, कब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में घूमते हुए झांसी तक, दिल्ली से होकर के झांसी तक पहुँच जाते हैं। ये इतना घुमावदार रास्ता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब इसका सूत्र पकड़ा तो उस सूत्र के पकड़ने के बाद ये तत्काल जो है झांसी में पकड़ में आ जाते हैं। इसके पहले भी 5 मिनट की देरी से जो है ये पुलिस एसटीएफ के हाथ से निकल चुके थे, लेकिन आज जो है वह दोबारा नहीं हो पाया और झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, बल्कि जो है इनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने जो है फायरिंग की और उस फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में ये दोनों मारे गए। जी ऋतु। आशुतोष, इसके बाद इस पूरी कार्रवाई के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बयान आया है एनकाउंटर को लेकर और कई तरह के एक तरह से आरोप भी समाजवादी पार्टी पे लगते रहे, हमने देखा कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को संरक्षण दिया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करती हैं तो उसकी सोच, उसकी वैचारिक सोच और उसका धरातल क्या है कहना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 100 से अधिक मुकदमे जो है अतीक अहमद के ऊपर दर्ज हैं। बावजूद उसे सांसद का टिकट दिया जाता है, वो सांसद जीत करके लोकसभा में पहुंचता है। उसके बाद जो है उसका भाई राजू पाल से चुनाव हार जाता है। इस गुस्से में वह राजू पाल को दिन दहाड़े 12 किलोमीटर तक दौड़ा करके गोलियों से भून देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी यह नहीं जानती है कि उमेश पाल की हत्याकांड में जो 2 गनर थे उनके, वो निर्दोष थे।
वो अपनी नौकरी कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी के लिए उनको लगाया गया था उमेश पाल की सुरक्षा के लिए, उनको भी मारा जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है, गोली मारी जाती है। आखिर उनका क्या दोष था? इस तरह से मानवीय आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश से, और केवल ये समाजवादी पार्टी ही कह सकती है कि जो है इनकाउंटर कोई जो है न्याय की बात नहीं होती है। लेकिन न्याय तो तब मिलता है जब वो न्याय के कटघरे में आते। बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उन पर इनाम घोषित कर रही थी। उत्तर प्रदेश की सैकड़ों अदालतें हैं, हजारों अदालतें हैं, किसी भी अदालत में जा कर के वो आप समर्पण की दरखास्त कर सकते थे, कहीं भी सरेंडर कर सकते थे। इस मामले में जितने गवाह हैं, और आज भी उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस ने जब उनको जो है ललकारा है, जब उन्हें सरेंडर के लिए कहा है, तब उन्होंने सरेंडर करने के बजाय गोली चलाना उचित माना। तो अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती है, या उनकी गोली खा करके नहीं मरना चाहेगी, वो भी अपनी कार्रवाई करेगी। और उस कार्रवाई में अगर वो ढेर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को अगर पीड़ा होती है तो होती रहे। जी रितु। और न्यूज रूम से हमारे साथ अशोक भी जुड़ गए हैं। अशोक, हमें याद है 2012 में अखिलेश यादव की, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय से राजूपाल की हत्या के ये मामला चल रहा है, और इसी मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह था। उमेश पाल की हत्या जिस तरह से की गई है, उसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल सिर्फ मौजूदा सरकार पे नहीं, लेकिन माफियाओं को किस तरह का संरक्षण दिया गया है वो ज्यादा साफ दिखाई देता है इन तस्वीरों में। जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी, आज जब समाजवादी पार्टी कहती है कि एनकाउंटर न्याय नहीं है, तो ये क्या माना जाए? जी हाँ, समाजवादी पार्टी कहती है कि एनकाउंटर न्याय नहीं है, तो उस पर शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने उस पर पलटवार करते हुए उस पर ट्वीट किया और पूछा है कि क्या न्याय ये है कि माफियाओं को, अपराधियों को विधायक बना करके जो है विधानसभाओं में भेजा जाए? क्या न्याय ये है, इंसाफ ये है कि माफियाओं को और जो दूसरों की हत्या करते हैं ऐसे हत्यारों को सांसद बनाकर जो है लोकसभा में भेजा जाए? तो ये तो देखिए एक पॉलिटिकल डिबेट है जो चलेगी, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा ऋतु, इसके पहले जब ये अभी आज एनकाउंटर तो अब हुआ है, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के शिवपाल जो यादव हैं, उन्होंने पहले ही इस तरह के बयान दे दिया था कि देखिए अब थोड़े दिन में क्या होगा कि सरकार अपना कानून व्यवस्था का मामला छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए जो है थोड़े दिन में एनकाउंटर करा देगी अतीक अहमद का। ये कह करके इस अतीक अहमद को एक तरह से संरक्षण देने की कोशिश की थी। तो देखिए ये पुलिस जो है वो एनकाउंटर पुलिस का एक पहला विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहला रास्ता होता है कि एनकाउंटर करती है, लेकिन जब सामने से एक ऐसा माफिया, एक ऐसा जो है गुंडा है जो पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहा है, और ये जो राजूपाल, उमेश पाल की भी जो हत्या हुई उसमें भी दो पुलिस वाले मारे गए ना। तो जब पुलिस वालों के ऊपर सामने से कोई हथियारों से, ऑटोमेटिक वेपन से, विदेशी हथियारों से जब पुलिस पर गोली चला रहा है, हमला कर रहा है, तो पुलिस ऐसे में क्या करेगी? पुलिस ने इसलिए ऑफेंसिव किया और वो दोनों मारे गए। लेकिन बड़ी बात क्या है ऋतु, इसको समझने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं, देखिए ये जो योगी 2.0 है, जिसको हम योगी राज जो दूसरा उसका हिस्सा है, उसमें अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए ये आज जो घटना हुई है, ये अब तक का सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा संदेश है। देखिए ये माफिया, ये अपराधी, और ये अपराधी जो है नेता बनते कैसे हैं? ये अगर आप अतीक अहमद का इतिहास उठाकर देखेंगी तो अतीक अहमद तो एक तांगे वाले का बेटा था। वो कैसे माफिया बना? उसने प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उसने एक लोकल गुंडे को देखा जिसकी बड़ी धमक होती थी, और उससे प्रभावित होकर अतीक अहमद को लगा कि मैं भी इसी तरह की मेरी धमक होनी चाहिए, और एक तांगे वाले का लड़का माफिया बन गया, और उसकी इतनी धमक हो गई कि प्रयागराज में उसके नाम से लोग कांपते थे। तो और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्तार अंसारी हो या माफिया या अतीक अहमद हो, इनकी देखा देखी न जाने कितने जो हैं युवा जो हैं, उनको लगा कि हाँ इनकी तरह हमको रहना है, क्योंकि हम किसी अपने दुश्मन को मार भी देंगे, लोगों के बीच आतंक भी होगा, और पॉलिटिकल पार्टियां हमें विधानसभा में, संसद में भी भेजेंगी। ऐसे देखा देखी कितने ही युवा होंगे जिन्होंने इस क्राइम का रास्ता अख्तियार कर लिया होगा। लेकिन आज अतीक अहमद, और आज नहीं मैं कहता हूं बल्कि कल से जो अतीक अहमद के साथ हो रहा है, पहले वो कैमरे के सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि देखिए अब माफियागिरी तो हमारी खत्म होगी, मुझको रगड़ा जा रहा है, और उसकी आंखों में दहशत थी। वो दृश्य सबने देखा, और आज जो है कोर्ट रूम में जब उसके पास खबर आती है कि उसका बेटा जो है एनकाउंटर में मारा गया,
गया, तो वो अतीक अहमद जिसके नाम से लोग बेहोश हो जाते थे, आज वो अपने बेटे की खबर सुनकर अदालत में जो अब बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये जो दृश्य हैं, ये दृश्य कितने लोगों को सीख देंगे कि आतंक का अंजाम बुरा होता है, अपराध का अंजाम बुरा होता है। आप सोचे कि आप माफिया बनेंगे, आप राज करेंगे, अब वो दौर गया। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये जो है उत्तर प्रदेश वो मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का या मायावती का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर माफियाओं को जो है संरक्षण देकर के उनके सामने पुलिस वाले टोपी उतार करके उनके घर में जाएंगे और उनको हाथ नहीं लगाएंगे, उनको विधानसभा में भेजा जाएगा। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेजिंग बहुत बड़ी है ऋतु, और मुझे लगता है कि कल से आज तक जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे उत्तर प्रदेश में जितने अपराधी हैं आज सबकी रूहें कांप रही होंगी। और ये बहुत बड़ा मैसेज है योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर के लिए और कानून व्यवस्था के लिए। जी अशोक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इससे पहले आशुतोष के पास जाते हैं अशोक, क्योंकि आशुतोष ये भी जानना चाहेंगे कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन उससे पहले का जो दौर रहा है वो कई माफियाओं का रहा है। जिस तरह से अशोक ने भी कहा कि जो राजनीतिक संरक्षण दिया गया है माफियाओं को, तो एक पूरा एक तरह से माफियाओं के साम्राज्य को तैयार किया गया। उसमें कई ऐसे नौजवान शामिल हुए हैं जिन्होंने अपनी एक तरह से एक आसान रास्ता इसको बनाया, जिसमें इसको महिमा मंडित भी किया गया क्योंकि राजनीतिक संरक्षण था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए आगे की राह क्या मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम और ऐसी लिस्ट है माफियाओं की जिस पर कार्रवाई करने की मांग होती रही है और आगे भी मांग होगी। देखिए ऋतु, दो बातें हैं। एक, हमारे वरिष्ठ अशोक ने जो बात कही, ये एकदम से अगर हम कहें तो समाज का जो है वो आईने की तरह बात उन्होंने कही है। एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता अतीक अहमद ही नहीं, राजनीतिक दल चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या फिर कई अन्य दल हों, जिन्होंने माफियाओं को टिकट देकर के विधानसभाओं में भेजा, संसद में भेजा, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी भेजा। एक धारणा बन गई थी कि कोई भी युवा अगर 2-4 मर्डर कर दे, 5-6-10 उसके खिलाफ केस लिख जाएं, उससे तमाम सारे पैसे भी आ जाएंगे और उस पैसे के और थोड़ा बल के आधार पर पार्टियां उसको टिकट देंगी, वो विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक पहुंच जाएंगे। एक सामाजिक विकृति जो डेवलप हुई थी, उस विकृति को 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तोड़ने का काम किया है, उसका एक पिछले चुनाव में जिसकी चर्चा अशोक जी भी कर रहे थे कि पिछले चुनाव में बार बार यह बात पूछी जाती थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया क्या है जिसके कारण योगी सरकार को दोबारा जो है मत दिया जाए। पश्चिम से लेकर के पूरब तक एक भाव समान रूप से दिखाई दिया है। मैं उस पूरे चुनाव में सक्रिय रहा, लोगों ने तमाम मोर्चों पर सरकार की सफलता असफलता गिनाई होगी, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले पर सबने सहमत दी और पिछला चुनाव जो सर्वाधिक मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी लेकर के आई है। कानून व्यवस्था एक ऐसी कमजोर कड़ी थी जिसको लेकर के न कभी सपा समझ पाई, न कभी बसपा समझ पाई, और अगर कहें तो हमारे एक यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के नेता ही हमसे एक दिन कहने लगे कि समाजवादी पार्टी का चरित्र और आचरण ही है, इसके मूल में यही है, यह अपराधियों को संरक्षण भी देती है और अपराधियों को नेता भी बनाती है। तो जो आचरण है वह आचरण जो है कहीं न कहीं समय समय पर जब सत्ता में थे दिखाई दिया। लेकिन अब जब आप बात कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां क्या हैं, अभी तमाम सारी लंबी फहरिस्त है, तो उस लंबी फहरिस्त की अगर हम चर्चा करें तो लंबी फहरिस्त में से लंबे लोग तमाम सारे जेलों में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की चल रही है, उनके मामलों की विवेचना चल रही है। और इसके साथ जो उनका एक संगठित अपराध था और उस संगठित अपराध के बल पर जो पैसे कमाए गए थे, उसकी संपत्तियां जो थी लगातार हर दिन अखबारों में वो सुर्खियां होती हैं कि उनको जो है जब्त किया गया, उनको जो है पुलिस ने जब्त किया, उनको ढहाया गया, उनकी कुर्की की गई। तो ये इस तरह की जो कार्रवाई है वह न केवल उनके मनोबल को तोड़ रही है, बल्कि जो उनका संस्थागत स्वरूप था जिसके लिए उनको ईंधन मिलता था, उसको भी बंद करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इन संस्थागत माफियाओं को कई स्तरों पर तोड़ने का ही नतीजा है कि आज इस तरह के परिणाम सामने दिखाई देते हैं। लेकिन चुनौती अभी और बड़ी है, कारण कि जनता की अपेक्षाएं अभी और हैं और माफिया भी कहीं अधिक हैं जो कई तरह का क्राइम करते हुए अभी तक संरक्षित और सुरक्षित हैं। योगी सरकार की प्रतिबद्धता देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वही मंशा है। जी, आप दोनों ही लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसके बीच में यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि असद और गुलाम को
जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से फायरिंग के बाद उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि 40 राउंड की फायरिंग के बाद दोनों ढेर हुए। अशोक, बात सिर्फ राजनीतिक संरक्षण तक ही सीमित नहीं है। जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। दोनों अच्छे बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। अशोक, जो असलाहा पाया गया है असद के पास और उसके साथ ही गैंगस्टर के पास, इसके बाद ये लगता है कि सिर्फ राजनीतिक संरक्षण तक बात सीमित नहीं है। ये नुकसान देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बहुत बड़ा रहा है इस तरह के माफियाओं के पनपने का। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि कोई भी आप सोचिए कि जो देश विरोधी ताकतें हैं अगर वो भारत में ऑपरेट करने की कोशिश करती हैं तो सबसे पहले वो किसको टारगेट करती हैं? सबसे पहले वो जो स्थानीय जो अपराधी होते हैं वो उनको टारगेट करती हैं। इसलिए टारगेट करती है क्योंकि उनको मालूम रहता है कि ये जो स्थानीय अपराधी हैं, लोकल, इनकी जो है प्रशासन में, पुलिस में इनकी मिलीभगत होगी, इनके जो गुर्गे होंगे उनकी कहीं ना कहीं जो है स्थानीय स्तर पर जो है हथियार कहाँ से आएंगे, रास्ते कहाँ से आएंगे, कहाँ से भागा जाएगा। अब आप असद की बात ले तो ये जो असद और ये जो इनके जो पूरी टोली थी जिसने जो है ये पूरा उमेश पाल की हत्या की, इन लोगों ने जो है हत्या करने के साथ साथ जो है 6 से 7 जो है रास्ते प्लान किए थे कि कहां से कौन कौन भागेगा। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं कि ये एस्केप रूट क्या होंगे, पुलिस को कैसे चकमा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपराधी जो हैं इनका इस पर जो है इस पर इनकी विशेषज्ञता होती है। तो जाहिर सी बात है कि देश विरोधी ताकतें भी हैं, वो भी पहले यही कोशिश करती हैं कि ऐसे लोगों को जो है टारगेट किया जाए और वो इसी तरह से जो है वो देश के लिए सुरक्षा बनती है। और फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर जब खराब होता है, जब किसी भी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो वहां पर आतंकी घटनाएं होना। ऋतु, आप सोचिए कि इसी उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ आज इन माफिया संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बात माफिया संरक्षण तक सीमित नहीं है। आतंकवादियों को भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो आजमगढ़ के जो पूरा गैंग था उसको किस तरह से जो है ब्रिजलाल और विक्रम सिंह जो पुलिस के अधिकारी थे उनके ऊपर उल्टे केस चला दिए गए जो लोग आतंकवादियों को मार रहे थे। हमको मालूम है बाटला एनकाउंटर का आजमगढ़ से क्या लिंक रहा और किस तरह से आजमगढ़ का पूरा जो गैंग था उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसने किस तरह से जो है एक प्रपंच गढ़ा था, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यही तो समाजवादी पार्टी थी जो अतीक अहमद को संरक्षण दे रही है। इसने जो है बाकायदा अदालत में जो है आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का केस डाल दिया था और जब कोर्ट से इनको झाड़ पड़ी, कोर्ट ने कहा कि ये कौन सा तरीका है कि आप आतंकवादियों को इस तरह से जो इनके केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, तब जाकर ये मामला जो है खत्म हुआ था। नहीं तो बहुत हद तक आगे तक तैयारी कर ली गई थी। ब्रिजलाल जो उत्तर प्रदेश के जो है एक बड़े अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने ये इंटरव्यू में कई बार उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है आतंकवादियों को बचाने के लिए उनको जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा था और उसमें दोनों पार्टियां शामिल थी उस वक्त, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियां शामिल थी। तो जाहिर सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब जो है जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के हाथों में होती है तो वहां आतंकवादी भी पनपते हैं। और इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश में जो अगर पिछले कुछ सालों में आप देखिए कहां उत्तर प्रदेश में धमाके नहीं हुए थे, इसी प्रयागराज में, वाराणसी में, संकट मोचन हनुमान मंदिर में, कहां पर जो है बम धमाके नहीं होते थे। तो इस तरह की जो पूरी कानून व्यवस्था लचर होती है तो वहां पर आतंकवादियों को, देश विरोधी ताकतों को भी ऑपरेट करने की हिम्मत भी मिलती है, हौसला भी मिलता है, उनको रास्ते भी मिलते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार एक एक करके वो जो रास्ते हैं वो बंद कर रही है और उसका पहला निशाना जो है
आतंकवादियों पर तो है ही, आतंकवादियों पर तो केंद्र सरकार ने एक बड़ी नीति बना रखी है जिसके तहत, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो लोकल स्थानीय स्तर पर जितने जो क्रिमिनल्स हैं उनको किस तरह से उनकी नकेल डालने की, उनकी नकेल कसने की शुरुआत कर दी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस बीच ऋतु एक खबर जो इंपॉर्टेंट और जो आई है वो ये है कि ये जो राजूपाल मर्डर केस में, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को 7 दिन की रिमांड भी मिल गई है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 7 दिन की पुलिस को रिमांड भी मिल गई है अतीक अहमद की। तो जो कुछ और जानकारियां जुटाने की कोशिश यूपी पुलिस कर रही है इस पूरे मर्डर में, कौन कौन लोग साथ थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इनकी राजनीतिक पहुंच क्या हो सकती है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी था, उन सब की उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अब अच्छे से जांच कर पाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो है ऋतु ये समझनी चाहिए कि देखिए, ये हम लोग अक्सर पुलिस के ऊपर उंगली भी उठाते हैं और पुलिस की बात भी करते हैं। देखिए यही पुलिस है, पुलिस जो है अपना काम, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, पुलिस अपना काम बखूबी जानती है कैसे करना है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर राजनीतिक नेतृत्व कमजोर पड़ता है वहां पर पुलिस आपको लचर दिखाई देती है, वहां पुलिस वाले आपको बेबस दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो वहीं पर आपको पुलिस जो है रिजल्ट देती हुई दिखाई देती है। ये उसका, अब देखिए कि यही उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि यहां पर अतीक अहमद के घर के अंदर जो है पुलिस वाले जो है टोपी पहन के नहीं जा सकते थे, जूते पहन के अतीक अहमद के कमरे के अंदर नहीं घुस सकते थे, पुलिस वालों को अलाउ नहीं था। और ये भी बताया, बस अपने दर्शकों को बता दें कि झांसी के जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ की फॉरेंसिक जांच इस समय चल रही है। ये दृश्य जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दृश्य झांसी के उसी इलाके के हैं जहां पे यूपी एसटीएफ और असद और उसके साथी के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें असद और गुलाम मारे गए हैं। ये वही जगह है, वहां के इस समय फॉरेंसिक जांच चल रही है। जी अशोक, आप अपनी बात पूरी करें। अशोक, जो बात आप कह रहे हैं उसी में राजनीतिक संरक्षण तो मिला ही था अतीक अहमद को। हम जानते हैं जिस तरह से पिछली बाकी घटनाएं बता रही हैं, लेकिन 2017 के बाद अतीक अहमद को यह एहसास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में बदले साम्राज्य में उसकी माफिया साम्राज्य को क्या नुकसान हो सकता है। तो जहां हम राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं तो किस तरह से अतीक अहमद ने अपने परिवार के सदस्यों को AIMIM की सदस्यता दिलाई, यही नहीं साथ ही साथ अतीक ने बहुजन समाज पार्टी से भी अपना नाता जोड़ा था। हालांकि शाइस्ता का बहुत लंबा समय तक वो नाता बहुजन समाजवादी पार्टी से नहीं चला, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए संरक्षण दिया और अतीक अहमद ने अपनी जान, अपने माफिया को फलने फूलने के लिए समय समय पर उन पार्टियों का रास्ता भी बदला जहां से उन्हें संरक्षण मिल सकता है। बिल्कुल ऋतु, ये तो जितने जो माफिया हैं, अपराधी हैं, ये यही देखते हैं कि उनको कहां पर किस समय जो है किस पार्टी से फायदा मिल रहा है। इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो होती ही नहीं। और जो जिन पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो पार्टियां दरअसल इन ऐसे माफियाओं को, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती हैं, उनकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये भी अपने आप में बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने है, जिस पर देश को सोचना भी चाहिए। आखिर इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है कि यही अतीक अहमद जो है वो कभी सपा में होता है, कभी बसपा में होता है। मुख्तार अंसारी, जिसकी जब हम माफिया को संरक्षण की बात कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी को नहीं भूलना चाहिए। यही मुख्तार अंसारी जो है वो पंजाब की जेल में बंद था इतने समय से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उसका मुकदमा चल सके, उसने जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया है उनको न्याय मिल सके, योगी आदित्यनाथ की सरकार पंजाब से यहां लाना चाहती थी, लेकिन पंजाब में मुख्तार अंसारी को कौन बचा रहा था? ये कांग्रेस की सरकार बचा रही थी। वहां कांग्रेस की जो सरकार थी वो मुख्तार अंसारी को वहां VIP सुविधाएं देके, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपना फायदा देखती है, ये लोग अपना फायदा देखते हैं। और ये जो गठजोड़ है ये देश के लिए बड़ा खतरनाक गठजोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया था जनता से, और हाल की कुछ घटनाओं के बाद उन्होंने बहुत साफ कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया और अपराधी नहीं पनप सकते उत्तर प्रदेश में। ये भी उन्होंने अपने तमाम उन एक तरह से जो कदम उठाए हैं उससे बहुत साफ कर दिया है। अशोक, लोगों में एक बड़ा विश्वास जगा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर। माफिया राज खत्म होगा, खत्म हो रहा है, इसका भी एक भरोसा लोगों में जगा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, आपका भी, आशुतोष आपका भी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।